हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली है फॉर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट। हमने अपनी ये जो MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है अगेन फॉर दिसंबर 2020 स्टूडेंट्स, उनके लिए आज ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है जो कि है रिलेटेड टू अकाउंट्स। पर उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने सितंबर 2020 स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे MCQ सेशंस अपलोड किए थे। बेसिकली वो आपके बिट क्वेश्चंस ही थे जो आपके इंस्टीट्यूट के प्रोवाइड किए गए क्वेश्चंस थे, तो वो आपके एग्ज़ाम के लिए दैट इज़ फॉर दिसंबर 2020 के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। तो हमारा ये सजेशन होगा कि आप इन सीरीज़ के साथ साथ जो हम दिसंबर 2020 के लिए अपडेट कर रहे हैं, आप सितंबर 2020 की भी जितनी क्लासेस हैं, ऑन एन एवरेज 12 क्लासेस हमने अपलोड की थी, वो पूरी प्लेलिस्ट भी आप कंप्लीट कर लेना। रीज़न बीइंग उसमें सारे बिट क्वेश्चंस हैं और बिट क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, फिर चाहे वो सितंबर अटेम्प्ट के लिए था या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए हो। तो बिट क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड की हुई है, वहाँ से आप उनके बिट क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा हम बिट क्वेश्चंस की जो कॉपी है वो हर क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप चाहो तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ये जो हमने MCQ सीरीज़ स्टार्ट की, इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि हम इंस्टीट्यूट के ही ई-बुलेटिन के क्वेश्चंस ले रहे हैं और बेसिकली ई-बुलेटिन्स इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए हुए हैं सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सको। तो ई-बुलेटिन्स में इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें हमने अकाउंट्स के तो सारे क्वेश्चन कर लिए थे और आज का सेशन है हमारा इकोनॉमिक्स के लिए। बट एक और चीज़ हम बताएं कि उन्होंने जो ई-बुलेटिन्स डाली है वो 2019 की एंड 2020 2 ईयर्स की अपलोडेड है, जिसमें उन्होंने हर मंथ की ई-बुलेटिन अपलोड की हुई है। तो हमने 2020 से स्टार्ट किया है जहां हमने अकाउंट्स कंप्लीट कर लिया है और आज का हमारा सेशन होगा इकोनॉमिक्स पे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बुलेटिन्स हैं जिसमें इंस्टीट्यूट ने कोई भी MCQ नहीं प्रोवाइड किए हैं, तो वो हम डील भी नहीं कर रहे हैं। और इसको कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग 2020 की सारी ई-बुलेटिन्स कंप्लीट कर लेंगे तो 2019 की ई-बुलेटिन्स पे हम लोग चलेंगे। उसके अलावा जब हमारे ये ई-बुलेटिन्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जितने भी आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं ऑन एन एवरेज लास्ट 10 टर्म्स के 10 अटेम्प्ट्स के, हम उसके भी क्वेश्चन अब डील करेंगे। जितने भी MCQ क्वेश्चंस उसमें दिए हैं हम उन पे भी वीडियो ड्राफ्ट करेंगे। तो चलो हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले हमारा ये सजेशन होगा कि आप सारे ई-बुलेटिन डाउनलोड कर लो। सारे ई-बुलेटिन्स आपके इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे हैं, दैट इज़ www.icmai.org। इस वेबसाइट पे जाके आप पहले CMA फाउंडेशन की सारी ई-बुलेटिन्स डाउनलोड कर लो सो दैट आपको क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और देखो ये ई-बुलेटिन हमारी जनवरी 2020 की है, तो हम सीक्वेंस में चलेंगे जनवरी टू सितंबर तक इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया हुआ है। तो हम ये सारे के सारे ई-बुलेटिन्स के क्वेश्चंस देखेंगे रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, दैट इज़ पेपर 1 पार्ट 1। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर रहे हैं। आओ देखेंगे पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मीन्स विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो मीन्स की ज़रूरत है, दैट इज़ जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो मार्केट में किस तरह से अवेलेबल है। देखो लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनडिफाइंड और नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस लिमिटेड है क्योंकि ह्यूमन वांट्स को पूरे करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, उनकी लिमिटेशन है, वो लिमिटेड सोर्स ही हमारे पास अवेलेबल है। एंड क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं इसीलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट हमारी ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट हम पहले उसको सेटिस्फाई कर सकें। इफ़ इन केस मान लो हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो उस केस में क्या हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मतलब ही है कि जब हम चॉइस करते हैं अपनी वांट्स के बीच में से, तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो ह्यूमन की हर वांट सेटिस्फाई की जा सकती थी। एंड क्योंकि अगर आप ह्यूमन की हर वांट सेटिस्फाई कर सकते थे तो आपको कहीं पे भी कोई चॉइस करने की ज़रूरत नहीं होती। चॉइस की ज़रूरत नहीं होती तो इकोनॉमिक्स की भी ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिमिटेड। नेक्स्ट, द डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टेलीविजन सेट इज। अब देखो अगर हम लोग टेलीविजन सेट की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको लग्जरी आइटम की तरह ट्रीट करते हैं। एंड अगर ये लग्जरी आइटम है
तो प्राइस में लेट्स से 5% से भी अगर फॉल होगा तो डिमांड नो डाउट इंक्रीज होगी, पर कितनी इंक्रीज होगी? 10%। दैट इज ईडी इज ग्रेटर देन 1 और इलास्टिक और हाई। तो आंसर हो जाएगा सी, हाई। नेक्स्ट, in the case of a unit elastic demand curve, when price is falling, the total expenditure will, देखो यूनिट इलास्टिक डिमांड पूछा है, दैट इज ईडी इज इक्वल टू 1 पूछा है, और ईडी इज इक्वल टू 1 पे अगर प्राइस फॉल करे या इंक्रीज करे, टोटल एक्सपेंडिचर पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता, दैट इज इट विल रिमेन सेम। तो आंसर हो जाएगा सी, रिमेन द सेम। क्लियर है? और बाकी भी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि अगर हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले मेथड की बात करें तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ईडी इज इक्वल टू 1 हो सकता है, एंड ईडी इज लेस देन 1 हो सकता है। तो इस पे तो हमने डिस्कशन कर लिया। इसको देखो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। किस तरह का? इनडायरेक्ट। दैट इज अगर प्राइस बढ़ेगा तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। अगर इस तरह का रिलेशन है तो उसका मतलब ईडी क्या है? ग्रेटर देन 1, एंड ईडी इज लेस देन प्राइस का एंड टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशन होगा कि प्राइस के इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर फॉल होगा, तो ईडी विल बी लेस देन 1। क्लियर है? तो ये पूरा मेथड है टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। एंड एक और चीज़ जो कई बार आप लोग पूछते हो कि मैम टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, तो देखो हम लोग जनरली रिलेशन देखते हैं प्राइस और डिमांड का। डिमांड मतलब क्या? क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्लियर है कि आपने उस पर कितना खर्चा किया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टोटल रेवेन्यू, इनमें से टोटल रेवेन्यू कौन सा नहीं है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये तो होगा, क्योंकि अभी हमने बताया कि इफ़ इन केस मान लो आप एक गुड्स खरीदने गए और उस गुड्स की एक यूनिट 10 रुपये में मिल रही है और आपने टोटल कितना खरीदा सप्लायर से? 10 यूनिट खरीदा, तो ओवरऑल सप्लायर को कितना पैसा मिला? 100 रुपये मिला। तो यही उसका क्या हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू। क्लियर? अच्छा, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू भी होता है किस मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली होता है कि जो आपका एक यूनिट का प्राइस है वही ऑन एन एवरेज हर यूनिट का प्राइस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपका मार्केट है वो प्राइस टेकर होता है, ना कि प्राइस मेकर। क्लियर? तो ये भी हो जाएगा टीआर के बराबर। समेशन ऑफ एमआर तो होता ही है। एमआर मतलब क्या है कि हर एक यूनिट जो आप सोल्ड कर रहे हो, एडिशनल यूनिट। मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या? हर एक एडिशनल यूनिट जो आप सोल्ड कर रहे हो उस पर आप जितना अर्न कर रहे हो, तो सारे एडिशनल यूनिट्स के रेवेन्यू को अगर हम ऐड ऑन कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। बट समेशन ऑफ एआर अगर निकालोगे तो क्या कभी टीआर आएगा? नहीं आएगा, बल्कि एआर का फॉर्मूला क्या होता है? टीआर डिवाइडेड बाय क्यू। तो अगर क्वेश्चन में दिया होता है यहाँ पे टीआर इज इक्वल टू एआर इंटू क्यू दिया होता तब तो आंसर करेक्ट होता, बट समेशन ऑफ एआर कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, अ रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट्स। एक रैशनल प्रोड्यूसर जो होता है वो कहाँ ऑपरेट करना पसंद करेगा? वो एक ऐसी जगह पे ऑपरेट करना पसंद करेगा जहाँ उसको हर एक एडिशनल यूनिट के लिए कुछ ना कुछ मिले, हर एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से कुछ ना कुछ उसको रिटर्न मिले। बट जिस पॉइंट पे उसको हर एक एडिशनल यूनिट से कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा। और ऐसा होता है इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। सेकेंड स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे टीपी इंक्रीज करता है एट डिक्रीजिंग रिटर्न, और होते होते वो आ जाता है अपने मैक्सिमम पे। जैसे ही टीपी मैक्सिमम पे आता है एमपी कहाँ आ जाता है? 0, और यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेज कंप्लीट हो जाता है। तो नो डाउट अगर इस स्टेज के बाद आप बनाओगे तो आपको हर एक एडिशनल यूनिट के लिए, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि मार्जिनल मतलब एडिशनल, कि हर एक एडिशनल यूनिट के लिए आपको कितना मिलेगा? नेगेटिव में आप अर्न करना शुरू करोगे। मतलब अगर मान लो आप 10 यूनिट बेच रहे थे, आपको 100 रुपये मिल रहा था, तो 11वीं यूनिट पे आपको 90 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो पर यूनिट फ़ायदा है वो डिक्रीज हो गया। तो क्या आप एज अ प्रोड्यूसर 11वीं यूनिट बेचना पसंद करोगे? नहीं, आप यहीं पे अपनी प्रोडक्शन स्टॉप कर दोगे। ये एग्जाम्पल था सिर्फ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि यहाँ पे टीपी अपने मैक्सिमम पे चला जाता है और एमपी 0 हो जाता है, तो उसके बाद बनाने का कोई सेंस नहीं बनेगा। क्लियर?
क्योंकि एमपी इसके बाद आफ्टर सेकेंड स्टेज कहाँ चला जाता है, नेगेटिव में। ये इसी तरीके से ग्राफ बनता है ना एमपी का, क्लियर है। नेक्स्ट, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट की बात करें तो हम लोग एक ऐसे मार्केट की बात कर रहे हैं जो प्राइस टेकर है ना कि प्राइस मेकर, और उसको इस पर्टिकुलर प्राइस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी सेल करनी होती है, क्लियर। तो इस केस में जो प्राइस है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है और वो मार्जिनल रेवेन्यू के भी इक्वल होता है। दैट इज आंसर हो जाएगा बी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, क्लियर है। नेक्स्ट, इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट मतलब किसकी बात करें, मोनोपोली की। The supply curve is upward rising, the supply curve is downward falling, there is no supply curve or none of the above. But obviously there is no supply curve, क्योंकि मोनोपोली की अगर हम बात करें तो मोनोपोली में किसी भी तरह का कोई डिफाइंड सप्लाई कर्व पैटर्न नहीं होता। रीज़न बीइंग वहाँ पे जो हम आउटपुट का डिसीजन लेते हैं कि हम कितना बनाएंगे, ये किस पे बेस्ड होता है, हमारे मार्जिनल कॉस्ट पे एंड ऑल्सो हमारे डिमांड कर्व पे। एंड वहाँ पे ये चीज़ भी है कि आप अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो, तो उस केस में आप कोई भी सप्लाई कर्व फिक्स नहीं बता सकते। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द प्राइस सेट बाय द मोनोपोलिस्ट टू डिस्करेज इकोनॉमिक एंट्री इन द मार्केट विच इज often lower than the average cost of production is called कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइस, डायनामिक प्राइस और लिमिट प्राइस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्राइस मोनोपोलिस्ट सेट करता है किस लिए, सो दैट कोई भी टू डिस्करेज इकोनॉमिक एंट्री इन द मार्केट विच इज ऑफन लोअर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, सो दैट किसी भी तरह की कोई मार्केट में एंट्री ना हो पाए, उस तरह की प्राइसिंग को हम कहते हैं लिमिट प्राइसिंग। नेक्स्ट, when a firm earns more than normal profit, the profit is said to be but of a super normal profit, क्योंकि अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से कम अर्न कर रहे हो तो उस केस में वो लॉसेज हो जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट पे क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, बट सुपर नॉर्मल पे क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, एंड लॉसेज पे क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, क्लियर। Next, when inflation occurs due to excess demand over supply, it is called, but always अगर excess demand की बात करें तो demand pull inflation, that is C. About next, देखो fill in the blanks दिया है। अब fill in the blanks के पैटर्न पे कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल इसके बेसिस पे कहीं ना कहीं एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। देखो पहला बोल रहा है कि ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी इकोनॉमिक्स की, हम सबको पता है अगर हम लोग ग्रोथ डेफिनेशन की बात करें तो वो दी गई है सैमुअल्सन के थ्रू, क्लियर। नेक्स्ट, फॉर एन इन्फीरियर गुड इफ इनकम राइजेस, देखो इन्फीरियर गुड वो होता है जो सस्ता गुड्स होता है ना, या फिर कह लो लो क्वालिटी गुड्स। तो खुद सोचो, लेट्स से अगर मान लेते हैं कि हमारी इनकम आज 10,000 है, तो हम एक ऐसा राइस कंज्यूम कर रहे हैं जो कि किसी ब्रांड का नहीं है, खुला राइस है, बट अगर कल को ये 10,000 से इनकम बढ़ के मेरी 15,000 हो जाए तो नो डाउट हम क्या करेंगे, किसी ना किसी ब्रांड पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेट्स से अगर हम बासमती की बात करें तो हम क्या करेंगे, बासमती राइस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ही करते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम लोग लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स स्किप करते जाते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट या हाई क्वालिटी की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। तो नो डाउट डिमांड क्या होगी, द डिमांड विल फॉल, है ना। इन्फीरियर गुड्स के लिए अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो इन्फीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। दैट इज इनकम में एंड इन्फीरियर गुड्स में किस तरह का रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन, क्लियर है। नेक्स्ट, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज, बट ऑब्वियस टोटल कॉस्ट किसके बराबर होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस किसको प्रेजेंट करेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट को, दैट इज टीएफसी। नेक्स्ट, IDA इज एसोसिएटेड विद द वर्ल्ड बैंक, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, क्लियर। नेक्स्ट, कॉल मनी रिप्रेजेंट द अमाउंट बोरोड बाय डैश फ्रॉम ईच अदर फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। कॉल मनी क्या होता है, जो कि बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब एक बैंक दूसरे बैंक से ये ट्रांजेक्शन करता है, वो भी कब, जब उसको फंड की ज़रूरत होती है, और ये फंड बिल्कुल नॉमिनल डेज के लिए, लाइक 1 to 14 डेज के लिए उनको रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। तो कॉल मनी बेसिकली किस तरह के बैंक्स यूज करते हैं, कमर्शियल बैंक्स।
कई बार कमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो दूसरे कमर्शियल बैंक से उधार ले लेते हैं और ये उधार कितने दिन के लिए होता है? फॉर 1 to 14 डेज। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स दिया है तो एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स भी नहीं आएगा, ये भी हमें पता है। कहीं ना कहीं इससे एमसीक्यूज बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, कोलेट्रल लोन्स आर गिवन बाय द कमर्शियल बैंक्स विदाउट सिक्योरिटी। ऐसा कभी नहीं होता, कोई भी लोन अगर आप लेने जाओगे तो आपको उसके लिए सिक्योरिटी देनी होगी। फॉल्स। IMF introduced SDR to avoid the movement of gold across national boundaries. True. बेसिकली IMF ने ये जो SDR बनाए, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाए गए थे सो दैट जो गोल्ड का मूवमेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज वो कहीं ना कहीं अवॉइड किया जा सके। क्लियर? नेक्स्ट, नाबार्ड इज अ एपेक्स बॉडी इन द इंडस्ट्रियल क्रेडिट। नो डाउट आंसर फॉल्स होगा क्योंकि नाबार्ड बेसिकली किसके लिए है? फॉर एग्रीकल्चर। थ्रू CRR द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन। CRR के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल पॉसिबल है। ट्रू। हम सब ने पढ़ा भी है कि दो तरीका होता है जिससे सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कर पाती है, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। तो अगर हम लोग बात करें क्वांटिटेटिव की तो CRR क्वांटिटेटिव का ही पार्ट बनता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, मनी इज सेंट% लिक्विड बट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि जब आप चाहो तो वो लिक्विड फॉर्म में ही आपके पास अवेलेबल होगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग दिया है। इस पैटर्न पे भी कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल हमने बोला कि इस पैटर्न पे कहीं ना कहीं एमसीक्यूज बन सकता है, इसलिए हम इसको सॉल्व करवा रहे हैं। स्केर्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर स्केर्सिटी की बात हो रही है तो किसकी बात होगी? रॉबिन्स की, तो आंसर हो जाएगा ई। डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली मार्केट में। और ये डिग्रीज जो 3 तरह की डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, ये किसने दी है? प्रोफेसर पिगू ने, दैट इज डी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन किस मार्केट में होता है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, और ये डेफिनेशन दी गई है चेम्बरलिन के थ्रू, दैट इज ए। नेक्स्ट, कीन्स की बात करें तो कीन्स नो डाउट हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी, बी। एंड क्वालिटेटिव टेक्निक, अभी हम बताएं कि 2 तरह की टेक्निक होती है फॉर क्रेडिट कंट्रोल, पहला क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का ही एक पार्ट है मॉरल सुएशन, दैट इज सी। तो इससे क्या होगा ना, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आप लोग को लर्न हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अगर एग्जाम में एमसीक्यू बनता है तो बहुत ही ईजिली हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जनवरी 2020 का ये जो ई बुलेटिन था ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलो हम लोग चलेंगे फरवरी 2020 के ई बुलेटिन पे। चलो अब हम लोग आ जाएंगे ई बुलेटिन फरवरी 2020 पे। इसके भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस इज रिफ्लेक्टेड थ्रू इट्स एप्लीकेशन, मेथोडोलॉजी, लॉज और नन ऑफ द अबव। आंसर क्या होगा? बी, मेथोडोलॉजी, क्योंकि कह रहा है कि इकोनॉमिक्स साइंस है। ये कैसे पता चलता है? मेथड्स के थ्रू, दैट इज मेथोडोलॉजी। Next, deductive method is also known as prior method, abstract method, analytical method or all of the above, but obvious all of the above, that is D. Next, economics was termed as positive science by, economics basically 2 चीज़ हम लोग देखते हैं, एक तो पॉजिटिव साइंस की तरह देखते हैं, एक नेगेटिव साइंस की तरह देखते हैं। तो पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स माना जाता है, ये किसने कहा था? ये कहा था रॉबिन्स ने, दैट इज ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज। जब हम लोग बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एंड उसमें फर्स्ट प्रोपोनेंट की बात कर रहा है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स, हरमन हेनरिच गोसन और आर्थर सेसिल पिग्यू। आंसर क्या होगा? सी, दैट इज हरमन हेनरिच गोसन। ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं तो साथ ही साथ लर्न करते चलना। नेक्स्ट, शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अवे फ्रॉम द ओरिजिन इज इंडिकेटिव ऑफ। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करें पीपीसी की, तो पीपीसी कुछ इस तरीके से बनता है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्राफ जो हमें ये शो करता है कि कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट हम बना सकते हैं, किसमें? गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज में एंड गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी में। मतलब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, मतलब जो रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसकी हेल्प से हम कितना आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट
ऑन पीपीसी ना हो करके विद इन पीपीसी हो, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को अंडर यूटिलाइज्ड किया है। और अगर आउटसाइड पीपीसी हो तो वो पॉसिबल ही नहीं प्रोड्यूस करना, क्योंकि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजी या उतना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होगा। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ इन केस ये पीपीसी कर्व इधर शिफ्ट हो जाए तो इसके शिफ्ट होने का रीज़न क्या होगा? कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी या टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट। तो देखो ऑप्शन दिया इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ की, दैट इज बी। नेक्स्ट, बैंड वैगन इफेक्ट। अब देखो बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है पहले ये समझ लो। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना कि हम किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमने किसी के पास वो सामान देखा है, वो आइटम देखा है। अगर हम किसी और के पास कोई गुड्स या कोई आइटम देखते हैं, लेट्स से अगर किसी के यहाँ एसी लगी है तो हमें लगता है कि अगर उसके यहाँ एसी है तो हमारे पास भी एसी होनी चाहिए। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर होता है। तो इस तरीके से जो देखा देखी के बेसिस पे आप डिमांड क्रिएट करते हो ना, इस तरह की डिमांड को हम कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। तो आप खुद सोचो कि उस केस में उस पर्टिकुलर आइटम के लिए क्या लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्राइस कितनी भी हो, अगर आपने मन बना लिया तो आप उसको परचेज करोगे ही करोगे। क्लियर? तो उस केस में होता क्या है कि इट वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड, दैट इज आंसर विल बी बी। क्लियर? कि ऐसे गुड्स में जो आपने किसी और क्या देखा है इसलिए आपको परचेज करना है, तो नो डाउट वहाँ पे आपका लॉ ऑफ डिमांड वायलेट करेगा, क्योंकि वहाँ आप ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है घट रही है, आपको उससे मतलब नहीं होता। आपने किसी क्या देखा है तो आपको भी वो प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन द स्टेज 3 ऑफ द शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस, किसकी बात किया है? थर्ड स्टेज की। और थर्ड स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि सारी चीज़ें फॉल करने लगती हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व विल बी फॉलिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व विल बी राइजिंग, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल रिमेन द सेम और नन ऑफ द अबव। बट ऑब्वियस ए, क्योंकि लास्ट स्टेज में है और लास्ट स्टेज में चाहे तो चीज़ें फॉल करती हैं चाहे तो नेगेटिव में चली जाती हैं। नेक्स्ट है बिफोर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व इंडिकेट्स। अब देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें तो हम सबको पता है कि अगर हम स्टेज 1 पे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर में बेसिकली ये जब स्टार्ट होता है स्टेज तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक चलता है। तो कह रहा है कि टोटल प्रोडक्टिविटी कर्व इसके पहले क्या होगी? बट ऑब्वियस इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हर चीज़ क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो आंसर होगा ए, इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गो विद द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर होते हैं, होमोजीनियस कमोडिटीज़ भी होती है, फ्री एंट्री एग्जिट भी होती है। बट क्या फर्म प्राइस मेकर होती है? नहीं, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है एंड फर्म प्राइस टेकर होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इन अ मोनोपोली मार्केट द सप्लाई कर्व। पहले हमने बताया कि अगर मोनोपोली मार्केट की बात करें तो सप्लाई कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखो अगेन यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स दिया है और फिल इन द ब्लैंक्स मेरा सॉल्व कराने का पर्पज़ ये है कि अगर इस पैटर्न पे एमसीक्यू बने तो प्लीज़ आपको दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन है द सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड द डैश ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये हम लोगों को पता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो कमर्शियल बैंक किससे लोन लेती है? सेंट्रल बैंक से। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज टू एक्सटेंड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डैश टू द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो बट ऑब्वियस अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तो फाइनेंस कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है? उधार देना, दैट इज क्रेडिट। Next, members of IMF have to declare the par value of national currency in terms of dash और अमेरिकन डॉलर्स। अगर हम लोग बात करें IMF की तो IMF मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और हमने पहले ही बताया है, अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमारा डिस्कशन हुआ था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेसिकली जिसने SDR इंट्रोड्यूस किया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, तो वो ये सारी चीज़ें क्यों करती हैं? सो दैट आप सारी चीज़ों का नेशनल करेंसी का जो डिक्लेरेशन है वो कर पाओ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अमेरिकन डॉलर्स। तो आंसर हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ डैश इज रेगुलेटिंग बिजनेस इन स्टॉक मार्केट एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट। जहां स्टॉक मार्केट की बात आएगी वहां क्या हो जाएगा? सेबी। एंड लास्ट, ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्काउंट जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ 91 डेज। ये सब तो होपफुली आप लोग को लर्न भी होगा। अब देखो हम लोग चलेंगे ट्रू एंड फॉल्स पे। पहला क्वेश्चन है CRR कंट्रोल्स अ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। क्वेश्चन में बोला है कि जो CRR है
उसके थ्रू हम क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल कर सकते हैं बाय कमर्शियल बैंक। तो ट्रू है। इसके पहले भी तो हमने डिस्कस किया था कि क्रेडिट क्रिएशन के लिए या क्रेडिट कंट्रोल के लिए हम लोग दो पॉलिसी यूज़ करते हैं, क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, जिसमें पार्ट है CRR। नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी। फॉल्स, ये कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। नेक्स्ट, अंडर कोल्यूसिव ओलिगोपोली फर्म्स फॉर्म अ कार्टेल टू मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट। ट्रू, क्योंकि कोल्यूसिव ओलिगोपोली तो कई तरह की होती है, बट कोल्यूसिव ओलिगोपोली में हम एक कार्टेल बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जहां हम कोशिश करते हैं कि सबको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, अंडर डिडक्टिव मेथड लॉजिक प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। नहीं, डिडक्टिव में कैसे फ्लो करता है, जनरल टू पर्टिकुलर। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड लास्ट, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू विच यूटिलिटी इज बीइंग क्रिएटेड। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सेटिस्फैक्शन क्रिएट किया जाता है। ट्रू, क्योंकि अगर हम बात करें सेटिस्फैक्शन की तो नो डाउट हम किसी ना किसी गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो जब वो बना के बेचा जाएगा तभी तो सेटिस्फैक्शन फुलफिल की जाएगी। तो प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस जिससे यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन पूरी की जा सकती है, दैट इज ट्रू। क्लियर है। लास्ट देखो हमारे पास मैचिंग दिया हुआ है। अगेन ये मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन बीइंग, जब MCQs बनते हैं तो बहुत सारे आपके पास इकोनॉमिस्ट के नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे देख लो, मैचिंग में कहीं ना कहीं आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है नेसेसरी गुड्स। अगर बात करें नेसेसरी गुड्स के लिए तो इसके लिए हमारी ED क्या होती है, <1, क्योंकि लेट्स से अगर प्राइस डिक्रीज करिए 5% से तो डिमांड इंक्रीज करेगी, बट सिर्फ 2% से। क्यों, क्योंकि नेसेसरी गुड्स जैसे कि वीट है, तो भले उसकी कितनी भी प्राइस हो, ऐसा तो है नहीं कि हम वीट खाना बंद कर देंगे, रोटी खाना बंद कर देंगे, हम उसका कंजम्पशन तो कर ही रहे होंगे, बट उसके प्राइस के डिक्रीज से थोड़ा बहुत हम उसके डिमांड पे अफेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का D। नेक्स्ट, IMF जो बार बार हम बता रहे स्पेशल ड्रॉइंग राइट, दैट इज C। सेट्रिस पेरिबस मतलब क्या, अदर थिंग बीइंग इक्वल, जहां हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की, कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखते हैं और बाकी चीजें कांस्टेंट रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, E, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन दिया है, अल्फ्रेड मार्शल और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक। अगर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो B होगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एंड वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है, अल्फ्रेड मार्शल ने, दैट इज A। तो देख लो यहाँ से ना आराम से MCQs बन सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। अब देखो हमने ई बुलेटिन फरवरी 2020 की भी कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग चलेंगे मार्च 2020 की ई बुलेटिन पे। देखो अब हमने स्टार्ट की ई बुलेटिन मार्च 2020 की। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑन द PPF कर्व इंडिकेट्स। अभी देखो हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही ये डिस्कस किया था कि अगर PPF पे कोई पॉइंट है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, कि फुल एम्प्लॉयमेंट है किसका, रिसोर्सेज का। तो आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज नो डाउट एडम स्मिथ, ये हम सबको पता है। नेक्स्ट, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज 5, हाउ द डिमांड विल चेंज इफ प्राइस राइजेस बाय 5%। देखो ED हमारे पास दिया है 5 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया है कितना, 5%, और हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो सीधे सीधे फॉर्मूले की एप्लीकेबिलिटी है, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जहाँ पे ED कितना दिया है 5 और प्राइस में चेंज कितना दिया है 5%, तो डिमांड कितने परसेंट से चेंज होगा, 5 × 5%, 25% से। बट क्वेश्चन में देखो प्राइस राइज हो रहा है तो नो डाउट डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आंसर हो जाएगा B, 25% डिक्रीजेस। नेक्स्ट, इफ द सप्लाई फंक्शन इज सप्लाई ऑफ x इज इक्वल टू 10 इंटू प्राइस ऑफ x प्लस 5 एंड द मार्केट प्राइस इज $3, वोट विल बी द सप्लाई। इसकी जगह हमें क्या पुट कर देना है, 3। सीधे सीधे हो जाएगा 10 × 3 30 प्लस 5 दैट इज 35। तो आंसर हो जाएगा A, 35। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कंपटीशन हु डिटरमाइंस द प्राइस। हमने अभी भी ये डिस्कस किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में कौन डिसाइड करता है प्राइस, इंडस्ट्री। और फर्म क्या होती है, प्राइस मेकर नहीं होती बल्कि प्राइस टेकर होती है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ द टोटल कॉस्ट इज $10,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज $10 पर यूनिट, व्हाट विल बी द टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। टोटल फिक्स कॉस्ट हमसे बोला है, और टोटल फिक्स कॉस्ट सीधे सीधे कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट कितना दिया है 10,000, तो ये हो गया हमारे पास 10,000,
और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10 पर यूनिट, 10 इंटू 100 सीधे सीधे 1000 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 9000, दैट इज सी। नेक्स्ट, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल इफ द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल कब होते हैं, जब हम लोग लॉन्ग रन में होते हैं, दैट इज बी। बट अगर मान लो क्वेश्चन में ये लिखा होता कि हमारा कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, तब हम किस रन की बात कर रहे होते हैं, शॉर्ट रन की। नेक्स्ट, फर्म विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इफ, हमने ये भी पहले डिस्कस किया है कि एवरेज रेवेन्यू अगर एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा है तभी हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हैं। देखो हमारे पास ऑप्शन दिया है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट अगर ग्रेटर है एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है। देखो कॉस्ट अगर ग्रेटर है तो कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए किससे, कॉस्ट से। नेक्स्ट, कोनोट्स आउटपुट डिवाइडेड बाय कॉम्पिटिटिव आउटपुट, ऑप्शन है 1.5, 2, 3, 2/3, बट ऑफ इज डी 2/3। नेक्स्ट, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मीन्स AR is equal to AC, MR is equal to AC, AR is equal to MR और MR is equal to MC। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है कि जितना आप एक एडिशनल यूनिट के लिए कॉस्ट बियर कर रहे हो, कम से कम हर एक एवरेज यूनिट पे आप उतना अर्न कर सको, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो फिर वही फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, बट स्टिल इसे MCQs बन सकते हैं। फंड्स आर बोरोड एंड लेंट फॉर डैश डेज एज कॉल मनी एंड फॉर डैश डेज एज नोटिस मनी। अब देखो अगर हमें फंड्स को बोरो एंड लेंट करना है एक दिन के लिए तो उसको हम कहते हैं कॉल मनी। अगर आपको मनी बोरो एंड लेंड करना है 2 डेज से लेके 14 डेज तक तो उसको हम बोलते हैं नोटिस मनी। एंड इफ इन केस आपको फंड्स बोरो एंड लेंड करना है फॉर मोर देन 14 डेज या एक्सीडिंग 14 डेज तो हम यूज़ करते हैं टर्म मनी। क्लियर? तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा था फंड्स आर बोरोड एंड लेंट फॉर कॉल मनी में एक दिन के लिए होता है एंड नोटिस मनी में मैक्सिमम 14 डेज के लिए हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक एंजॉयज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ डैश इशू। सेंट्रल बैंक क्या करता है, नोट इशू करता है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड डैश बैंक। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के लिए जो बैंक है वो है एग्जिम। एग्जिम मतलब देखो EX मतलब एक्सपोर्ट, IM मतलब इम्पोर्ट। नेक्स्ट, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज अलॉन्ग विथ इन्फ्लेशन, इस तरह की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, स्टैगफ्लेशन। ये सब तो हमारा पढ़ा हुआ है। एंड लास्ट इज द डैश कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट विच इज़ फोरगोन। ये हम सबको पता है कि इसका आंसर होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करें तो उसमें यही चीज़ होती है कि अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर जॉब चूज़ की है तो उसके लिए हमने क्या सैक्रिफाइस किया, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल। क्लियर? अबाउट ट्रू फॉल्स पे फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड द लॉ ऑफ सिटिएशन। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो हम इसको स्किप करेंगे। द यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि इस तरीके से हमारा यूनिट इलास्टिक डिमांड बनता है। क्लियर? तो ये किस फॉर्म में होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व इज अ पैरेलल लाइन टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कब की बात कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक की बात कर रहे हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक अगर है तो ये क्या इस तरीके से सप्लाई कर्व बनता है, हाँ बनता है, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी, फॉल्स। पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा है। एंड लास्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन इज अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोलिंग क्रेडिट। अब ओपन मार्केट की अगर बात करें तो ये क्वालिटेटिव नहीं है बल्कि क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारा किसका पार्ट है, क्वांटिटेटिव का। तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर? अबाउ मैचिंग पे डिडक्टिव मेथड किसने दिया है, मार्शल ने, दैट इज डी। नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नो डाउट हम ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि बेसिकली सेम इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, बट
उनका टेस्ट, उनकी पैकेजिंग सब डिफ़र करेगी। क्लियर? बेसिकली हम लोग ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो हेट्रोजीनियस हैं। तो लेट्स से अगर मान लो हमारी इंडस्ट्री है टूथपेस्ट की, तो हर कोई जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो तो टूथपेस्ट ही है, बट किसी का कोलगेट के नाम से बिक रहा है, किसी का पेप्सोडेंट के और किसी का डाबर के। तो हर किसी की टेस्ट और पैकेजिंग अलग अलग है, तो इसलिए सेलिंग कॉस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा इनकर करनी पड़ती है, दैट इज़ ई। जो जितना ज़्यादा अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराएगा, सेलिंग कॉस्ट लगाएगा, उसका प्रोडक्ट मार्केट में उतना ही सेल होगा। तो इसका आंसर होगा ई। नेक्स्ट IMF। अब देखो IMF की फिर से बात किया है तो इसका आंसर हो जाएगा कोटा, दैट इज़ बी। इसकी एसिटी डेफिनेशन किसकी है? रॉबिन्स की। एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किसका है? वर्ल्ड बैंक का, दैट इज़ सी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था IMF का कि इसका आंसर याद करना है बी, कोटा। क्लियर? देखो यहाँ पे हमारे पास मार्च 2020 का ये जो हमारा ई बुलेटिन था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे अप्रैल 2020 के ई बुलेटिन पे, बट अप्रैल 2020 का ई बुलेटिन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सेशन यही ओवर होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। एंड हम लास्ट टाइम आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि सितंबर 2020 के लिए हमने जितने भी सेशंस अपलोड किए हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रेलेवेंट है, दैट इज़ फॉर दिसंबर 2020 एग्जाम भी बहुत रेलेवेंट है। रीज़न बीइंग वो इंस्टीट्यूट के बिट क्वेश्चंस ही हैं, तो वो भी आप कंप्लीट कर लेना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।